हमारा टॉपिक है 11.1.2 डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखें, आपने पढ़ा हुआ है कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो टोटल एलिमेंट्स हैं कितने हैं? हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। 118 एलिमेंट्स में अगर हम एक एलिमेंट निकाल दें तो हमारे पास कितने बचते हैं? 117। और वो एक एलिमेंट जो हमने निकाला है वो हमारे पास क्या चीज़ है? वो कार्बन है। अब कार्बन जो है इसके जितने भी कंपाउंड्स हैं, 117 एलिमेंट्स के जितने भी कंपाउंड्स हैं, 117 एलिमेंट्स के कंपाउंड्स को अगर मिलाया जाए तो अकेले कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं 117 एलिमेंट्स के कंपाउंड से ज़्यादा है। बात क्लियर? जितने भी ये 117 एलिमेंट्स हैं सबके कंपाउंड्स को अगर मिलाया जाए तो अकेले कार्बन के कंपाउंड्स जो हैं वो 117 एलिमेंट से ज़्यादा हैं। और आपको ये भी पता है कि कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो क्या है हमारे पास? वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। क्लियर? आज तक 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो चुके हैं और अभी स्टिल डिस्कवरी जारी है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का इतनी ज़्यादा तादाद में होना, इतनी ज़्यादा मैग्नीट्यूड में होना और ऑर्गेनिक कंपाउंड का इतना डाइवर्स होना, इसकी रीजंस क्या हैं? उसकी रीजंस को हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना है। क्लियर? तो सबसे पहले जो हमारे पास रीज़न है वो कैटिनेशन है। सेकंड जो हमारी रीज़न है वो हमारे पास आइसोमेरिज्म है। तीसरी रीज़न हमारे पास है स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑफ कार्बन है। और चौथी जो हमारे पास रीज़न है वो है मल्टीपल बॉन्डिंग। सो सबसे पहले हमने कैटिनेशन को स्टार्ट करना है कि हमारे पास कैटिनेशन जो है वो क्या होती है। क्लियर? कैटिनेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको फिर से रिकॉल करवाना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या चीज़ हैं? कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उसको वैसे जनरली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। वो एक अलग केस है कि मैंने आपको बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स और कार्बाइड्स, ये भी कार्बन के कंपाउंड है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट है। क्लियर हो गई बात? अब कार्बन जो हमारे पास है पीरियोडिक टेबल में, चूंकि ये बिलोंग करता है ग्रुप नंबर 4 से, सो इसका मतलब हमारे पास ये हो गया कि कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर? टेट्रा वैलेंसी इसकी होगी, 4 बॉन्ड बनाएगा तो वैलेंसी क्या बनेगी? हमारे पास बनेगी 4 बनेगी। क्लियर? अब कार्बन जो है न ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, न ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्सेप्ट कर सकता है ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, प्रेजेंट इसके पास है 4। इट मींस कि इसका जो वैलेंस शेल है वो हाफ फिल्ड है। 8 - 4 मजीद इसको ऑक्टेट के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अब 4 इसके पास मौजूद है, 4 मजीद चाहिए। ना ये किसी को ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, न किसी से ये एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर हो गई बात? इसके पास एक ही सिचुएशन है कि ये क्या काम करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करके हमारे पास अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। अब जब ये शेयरिंग करेगा, शेयरिंग के रिजल्ट में हमारे पास बॉन्ड कौन सा बनता है? उसके रिजल्ट में हमारे पास बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? सो इसका मतलब ये है कि कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है? 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है क्योंकि इसकी वैलेंसी है 4, इसकी टेट्रा वैलेंसी है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों के चारों हमारे पास ये शेयर करेगा। यहाँ तक हमारे पास बात क्लियर हो जाती है। अब हमारे पास कार्बन की एक एबिलिटी है, उसकी एक प्रॉपर्टी है कि कार्बन बाकी कार्बन एटम के साथ लिंक होता जाता है और लॉन्ग चेन्स हमारे पास बनाता है या बड़े बड़े रिंग स्ट्रक्चर भी हमारे पास बनाता होता है। सपोज करें ये मेरे पास कार्बन है, अगर आप बात करें प्रोपेन की, ब्यूटेन की, पेंटेन की, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन एंड सो ऑन, आप चलते जाएं तो उसमें कार्बन एटम्स जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास इस तरह एक दूसरे के साथ लिंक होते जाते हैं, ये इस तरह। क्लियर? कार्बन एटम्स का आपस में इस तरह लिंक होके लॉन्ग चेन बनाना या फिर हमारे पास कार्बन एटम का आपस में लिंक होके इस तरह बड़े बड़े रिंग्स बनाना, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटिनेशन। क्लियर? कार्बन एटम एक दूसरे के साथ लिंक होने की एबिलिटी जो है इसको हम नाम देते हैं कैटिनेशन की। कार्बन एटम्स हमारे पास क्या होते हैं? अदर कार्बन एटम्स के साथ लिंक होते हैं बाय मींस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और ये लॉन्ग चेन बनाते होते हैं और साथ हमारे पास क्या चीज बना रहे हैं? लार्ज रिंग स्ट्रक्चर भी हमारे पास बनाते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं कैटिनेशन की। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड का इतनी ज्यादा तादाद में होना और इतना डाइवर्स होना, कैटिनेशन इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। क्लियर? चूंकि
कैसे बड़ी वजह है? देखें, हमारे पास 2 कार्बन एटम जब आपस में लिंक हो जाते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है। जब 3 हमारे पास आपस में लिंक हो जाते हैं अलग हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है। 4 कार्बन वाला अलग से है, 5 वाला अलग से है, 6 वाला अलग से है, 7 वाला अलग से है। सो इस तरह हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से। क्लियर हो गया? सो नेक्स्ट, कैटिनेशन जो है उसकी 2 शराइत हैं। कोई भी एटम है वो कैटिनेशन को एग्जिबिट करता है, वो अगर 2 शराइत 2 कंडीशंस को पूरा कर रहा है तो वो कैटिनेशन को एग्जिबिट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। वो 2 शराइत हमारे पास क्या है? वो 2 शराइत हमारे पास हैं कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसकी ख्वाहिश ये हो कि मैं भी कैटिनेशन को एग्जिबिट करूं, तो उसकी वैलेंसी हमारे पास या तो 2 होनी चाहिए या फिर मोर देन 2 होनी चाहिए हमारे पास। क्लियर? एलिमेंट्स शुड हैव वैलेंसी 2 और मोर देन 2। कोई भी एटम है, कोई भी एलिमेंट है, उसकी ये चाहत है मैं भी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की एग्जिबिट करूं, तो उसके लिए ये जरूरी है कि उसकी जो वैलेंसी है वो या तो 2 होनी चाहिए या फिर मोर देन 2 होनी चाहिए। व्हाट डज इट मीन? वैलेंसी 2 होनी चाहिए या मोर देन 2 होनी चाहिए। वो कम से कम 2 बॉन्ड्स बनाता हो लाजमी। क्लियर? 2 या 2 से ज्यादा बनाता हो, 2 से कम अगर वो बनाता है तो वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट नहीं कर सकता। क्लियर? सेकंड हमारे पास जो शर्त है वो शर्त ये है कि एटम अपने एटम्स के साथ अगर बॉन्ड बनाए तो वो स्ट्रांग होना चाहिए एज अ कंपेयर टू एटम का किसी और के साथ बॉन्ड बनाना। क्लियर? सपोज करें कार्बन जो है ये कैटिनेशन को एग्जिबिट करता है क्योंकि ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। इसकी वैलेंसी मोर देन 2 है, ये 4 बॉन्ड बना रहा है तो हमारे पास मोर देन 2 हो गया। दूसरी कंडीशन को भी ये फुलफिल कर रहा है। कार्बन जो हमारे पास है ये कार्बन के साथ जब बॉन्ड बनाता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का बॉन्ड होता है। बाकी एटम्स के साथ जो कार्बन बॉन्ड बनाता है वो हमारे पास वीक किस्म का बॉन्ड बनाता है। सपोज करें हाइड्रोजन के साथ इसका जो बॉन्ड बना है ये बॉन्ड हमारे पास वीक होता है एज कम्पेयर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड। इसी तरह कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है वो भी हमारे पास वीक बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड। क्लियर हो गया? अब हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दी गई है। वो एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि कार्बन और सिलिकॉन दोनों हमारे पास जो है इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, लेकिन कार्बन जो है कैटिनेशन को एग्जिबिट करता है, सिलिकॉन एग्जिबिट नहीं करता होता। उसकी रीजन यहाँ पे हमारे पास क्या लिखी गई है? यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल भी गिवन है कि हमारे पास जो कार्बन और सिलिकॉन है दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तकरीबन हमारे पास सेम है, लेकिन कार्बन जो है ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है, सिलिकॉन कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट नहीं करना। ठीक है? आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास सेम है। कार्बन एग्जिबिट कर रहा है कैटिनेशन को, सिलिकॉन एग्जिबिट नहीं कर रहा। अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारे पास जो कैटिनेशन की सेकंड कंडीशन है उसमें ये लिखा हुआ है कि कार्बन एटम्स या कोई भी आपके पास एटम है वो चाहता है कि मैं कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करूं, तो वो एटम जब अपने ही एटम के साथ बॉन्ड बनाता है वो स्ट्रांग होना चाहिए एज कंपेयर टू वो एटम अगर किसी और के साथ बॉन्ड बनाए। ठीक है? सपोज कर मेरे पास कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड है, कार्बन का हमारे पास ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है। क्लियर? अब सिलिकॉन का सिलिकॉन के साथ हमारे पास बॉन्ड है, सिलिकॉन का हमारे पास ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है। ठीक? ये हमारे पास केस नंबर 1 है, ये हमारे पास केस नंबर 2 है। अब कैटिनेशन की सेकंड कंडीशन के मुताबिक ये बॉन्ड जो है ये हमारे पास स्ट्रांग होना चाहिए एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड। क्लियर? सेम इज द केस हेयर, ये बॉन्ड हमारे पास जो है ये स्ट्रांग होना चाहिए इस बॉन्ड के कंपैरिजन में। क्लियर हो गया? अब कार्बन कार्बन का जो हमारे पास बॉन्ड है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमारे पास कितनी एनर्जी रिक्वायर होती है? इसके लिए हमारे पास होती है 355 किलो जॉल पर मोल हमारे पास एनर्जी रिक्वायर होती है। कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 351 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर होती है। इट मीन्स के कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है ये मच स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, और ये कार्बन जो हमारे पास है ये कैटिनेशन की सेकंड कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। इट मीन्स कि हमारे पास कार्बन जो है
कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है, और इसी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा बनते होते हैं, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। अब सेकंड हमारे पास जो सिलिकॉन है, जैसे कि हमने कहा था कि कैटिनेशन की सेकंड कंडीशन के मुताबिक सिलिकॉन का बॉन्ड मच भी स्ट्रॉन्गर होना चाहिए सिलिकॉन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे पास जो सिलिकॉन बॉन्ड है ये हमारे पास वीक बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन ऑक्सीजन के। क्लियर? इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 200 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए, जबकि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमारे पास 452 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए, जो कि कैटिनेशन की सेकंड कंडीशन के बिल्कुल अपोजिट है। इसलिए सिलिकॉन जो हमारे पास ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट नहीं करता, और नेचर में हमारे पास सिलिकॉन जो हमें मिलता है वो हमें सिलिका और सिलिकेट्स की फॉर्म में मिलता है। क्लियर? सो ये हमारे पास कैटिनेशन की बहस है, जो कि एक रीज़न है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। सेकेंड रीज़न जो हमारे पास है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो हमारे पास है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को हमने डिस्कस करना है कि आइसोमेरिज्म हमारे पास क्या चीज़ है। क्लियर? सो वर्ड हमारे पास आ रहा है आइसोमेरिज्म। आइसो का मतलब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इसका मतलब है सेम। क्लियर हो गया? सो आइसोमेरिज्म अगर आप डिफाइन करते हैं तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है वो हमारे पास डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है वो अरेंजमेंट हमारे पास चेंज हो जाती है। सो कोई भी दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जिनका हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, उसमें एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं आइसोमर्स का, और इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं आइसोमेरिज्म का। क्लियर? अब सपोज करें आपके पास जो पेंटेन है, पेंटेन आपके पास 3 फॉर्म में अवेलेबल है, हमारे पास C5H12। क्लियर? अब आपके पास जो एक होता है एन पेंटेन, क्लियर, एक आपके पास होता है आइसोपेंटेन, और एक हमारे पास होता है नियोपेंटेन। अब तीनों को जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमारे पास है C5H12। क्लियर? क्योंकि तीनों में हमारे पास जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो 5 होते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो हमारे पास होते हैं वो तीनों में हमारे पास 12 होते हैं, लेकिन तीनों में जो हमारे पास 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं, इनकी हमारे पास अरेंजमेंट जो है वो हमारे पास डिफरेंट होती है। इसलिए हमारे पास अरेंजमेंट के डिफरेंट होने की वजह से स्ट्रक्चरल फार्मूले हमारे पास क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। सो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट, मतलब कि हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं आइसोमर, और इस फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं, आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। सपोज करें हमारे पास एन पेंटेन जो है, इसका हमारे पास जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो हमारे पास क्या बनता है, वो हमारे पास बनता है CH3 कार्बन, ये हमारे पास CH2, ये भी हमारे पास CH2, ये भी CH2, और ये अगेन हमारे पास CH3। क्लियर? ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये हमारे पास हाइड्रोजन है सारे। क्लियर? इसके ऊपर भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। आप काउंट कर सकते हैं हमारे पास इसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, और इसमें हमारे पास 12 हाइड्रोजन पूरे होंगे। क्लियर? 5 हमारे पास हाइड्रोजन ऊपर, 5 नीचे, 2 हमारे पास साइडों में। सो ये हमारे पास नॉर्मल पेंटेन है। आइसोपेंटेन हमारे पास क्या होता है, आपने खुद ध्यान रखना है कि हमारे पास आइसोपेंटेन में क्या डिफरेंट आ रहा है। क्लियर? आइसोपेंटेन का अगर मैं यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊं, हमारे पास कार्बन, फिर हमारे पास कार्बन, ये हमारे पास कार्बन, और ये हमारे पास कार्बन। क्लियर? अब इस कार्बन के साथ हमारे पास जो 5वां कार्बन है वो इस कार्बन के साथ यहाँ पे लगा होता है। क्लियर? इसके साथ तो हमारे पास 3 हाइड्रोजन ऐसे हो जाते हैं। क्लियर? इसके साथ हमारे पास 3 हाइड्रोजन हो गए। अब ये जो कार्बन है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचता है, उसके साथ हमारे पास क्या चीज़ होता है, एक हाइड्रोजन होता है। इस कार्बन के साथ हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ अगेन हमारे पास 3 हाइड्रोजन है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास कार्बन एटम्स इसमें भी 5 हैं, 1 2 3 4, और ये हमारे पास 5। क्लियर हो गया?
हाइड्रोजन एटम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास 11 और ये 12। तो मतलब क्या हो गया कि दोनों में हमारे पास कार्बन एटम्स 5 हैं, हाइड्रोजन एटम्स भी हमारे पास दोनों में 12 हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो हमारे पास डिफरेंट है। एंटायर हमारे पास जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो भी हमारे पास डिफरेंट आ गया। सो हमारे पास ये एक दूसरे के ये आइसोमर्स हैं। तीसरा हमारे पास जो नियोपेंटेन होता है उसको जरा देखें, वो हमारे पास कैसे होता है। ये हमारे पास कार्बन, ये भी हमारे पास कार्बन, ये भी हमारे पास कार्बन। अब इस कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच होता है, इस कार्बन के साथ अगला कार्बन अटैच होता है, इसके साथ हमारे पास अगेन वैसे ही 3 हाइड्रोजन, इसके साथ अगेन वैसे ही 3 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन। क्लियर हो गया। अब आप देख रहे हैं कि इसमें भी हमारे पास 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन हमारे पास 3 ये हो गए, कितने हमारे पास हो गए 6, 3 हमारे पास ये 9, 3 हमारे पास ये 12 हो गए। सो तीनों में हमारे पास कार्बन एटम्स की जो तादाद है वो हमारे पास 5 है और तीनों में हाइड्रोजन एटम जो है वो हमारे पास 12 हैं। सो हमारे पास इस किस्म के कंपाउंड्स जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन इंटायर हमारे पास जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो हमारे पास डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट क्यों होता है, उसमें जो अरेंजमेंट होती है हमारे पास एटम्स की वो डिफरेंट हो जाती है। सो ऐसे कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं आइसोमर्स का और ऐसे इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं आइसोमेरिज्म का। अब आइसोमेरिज्म जो है ये एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का इतनी ज़्यादा तादाद में होने के लिए और डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, क्योंकि हमारे पास आइसोमेरिज्म जो है इसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा तादाद में बनते हैं। एक बात और भी ज़रा नोट करें कि हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन एटम की तादाद इंक्रीज होती जाती है उसके हमारे पास आइसोमर्स भी इंक्रीज होते जाते हैं। मतलब कि ऐसा हमारे पास जो कंपाउंड हो जिसमें कार्बन एटम की तादाद बहुत ज़्यादा हो। सपोज करें आपके पास एग्जांपल से एग्जाम्पलीफाई कर लेते हैं। सपोज करें आपके पास पेंटेन है, इसी तरह अगर आप बात करते हैं डिकेन की C10H आपके पास 22, तो इसमें कार्बन एटम की तादाद ज़्यादा है इसलिए हमारे पास इसके आइसोमर्स भी ज़्यादा बनेंगे। अब एक कंपाउंड के हमारे पास कितने सारे आइसोमर्स बन रहे हैं, एक कंपाउंड से कितने सारे कंपाउंड्स निकल रहे हैं। सो ये एक हमारे पास बहुत बड़ा रीज़न है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। क्लियर। तीसरा जो हमारे पास रीज़न है स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन। क्लियर। ये तो आपको पता है कि कार्बन जो हमारे पास है ये ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग कर रहा है और इसका साइज हमारे पास जो है वो 4 हमारे पास स्मॉल साइज होता है इसका और टेट्रावैलेंसी इसकी होती है। इसका आउटमोस्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो कार्बन जो है हमारे पास ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज ये बाकी कार्बन एटम के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, ये हमारे पास ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है और ये हमारे पास हेलोजेंस के साथ भी बॉन्ड बना सकता है जिसको हम एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं हेलोजेंस को। क्लियर। और ये हमारे पास हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। सो कार्बन जब कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स बनेंगे जो कि हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स है। कार्बन जब हेलोजेंस के साथ बॉन्ड बनाएगा तो अल्काइल हैलाइड्स बनेंगे, वो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब बॉन्ड बनाते हैं तो 3-4 किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी बनते हैं, अल्कोहल्स भी बनते हैं, ईथर्स भी बनते हैं, ईस्टर्स भी बनते हैं। सो कार्बन के हमारे पास स्मॉल साइज होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग किस्म के कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, किसके साथ, अपने कार्बन एटम्स के साथ भी बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है, हेलोजेंस के साथ भी बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी बना सकता है। सो स्मॉल साइज होने की वजह से और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से कार्बन इन सब के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो अलग अलग किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे पास रीज़न है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। क्लियर। लास्ट जो हमारे पास रीज़न है मल्टीपल बॉन्डिंग है। मल्टीपल बॉन्डिंग ये तो मैंने स्टार्ट में भी आपको बता दिया था कि कार्बन चूंकि हमारे पास क्या चीज़ है, ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग कर रहा है और इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वही अगेन बात फिर से रिपीट हो रही है, ऑक्टेट के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और इसके पास कितने मौजूद है, 4 मौजूद हैं। इट मीन्स कि अब इसको मजीद 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब इसने अपना ऑक्टेट सेटिस्फाई करना है। ऑक्टेट कैसे सेटिस्फाई करता है, ये न तो डोनेशन करता है न ये एक्सेप्टेंस करता है। सो एक ही इसके पास कंडीशन है,
वो इसके पास है शेयरिंग। अब ये शेयरिंग जो हमारे पास है, इसने चूंकि अपना ऑक्टेट सेटिस्फाई करना है जैसे मर्जी हो। अब शेयरिंग जो है ये सिंगल बॉन्ड के साथ भी हमारे पास सेटिस्फाई कर सकता है। जब कार्बन सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, सपोज करें सारे इसने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो हमारे पास अल्केन्स बनेंगे जो कि हाइड्रोकार्बन्स हैं, और हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन गए। सपोज करें हमारे पास कार्बन जो है 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाता है और 2 हमारे पास जो बॉन्ड बनाता है वो अगले कार्बन के साथ बनाता है, तो ये हमारे पास अल्कीन्स बनाएगा। अल्कीन्स हमारे पास एक और कैटेगरी है हाइड्रोकार्बन की, ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब कार्बन हमारे पास एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और 3 बॉन्ड हमारे पास बनाएगा अगले कार्बन के साथ, तो ये हमारे पास एक अलग किस्म की कैटेगरी बनेगी, अल्काइंस जिसको हम नाम देते हैं। ये अलग किस्म के हाइड्रोकार्बन हैं और ये हमारे पास मजीद एक और कैटेगरी बन जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। सो ये हमारे पास जो मल्टीपल बॉन्डिंग है ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। क्लियर? ये हमारे पास क्या चीज बन गया, पहले जो हमारे पास बना था ये हमारे पास मीथेन बना हुआ है, जब कार्बन चारों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। ये हमारे पास इथाइलिन है या इसको आप इथीन का नाम भी देते हैं। ये हमारे पास एसिटाइलिन है या इथाइन जो हमारे पास है वो हम भी इसको नाम देते हैं। क्लियर? So it's all about diversity and magnitude of organic compound. नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा लेक्चर होगा वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, थियरी वाला टॉपिक है, बहुत आसान किस्म का टॉपिक है, सिर्फ एक सरसरी नज़र मारनी हमने इसको, फिर इंशाल्लाह हम सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ चलेंगे।